नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में मुख्य अतिथि के रूप में बैस्टिल डे परेड में शामिल हुए। भारतीय वायुसेना के विमान सहित तीनों सेनाओं की टुकड़ियां परेड में भाग ले रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, फ्रांस भारतीय छात्रों को 5 वर्ष का पोस्ट स्टडी वीजा देगा। चंद्रयान मिशन 3 अब से कुछ देर बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित होगा। प्रधानमंत्री ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा, इससे देश की उम्मीदें और सपने जुड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी। डोमिनिका में वेस्टइंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 312 रन से आगे खेलेगी। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में कार्लोस अल्काराज, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच तथा जानिक सिनर आज पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि हैं। वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियां इसमें भाग ले रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बैस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। फ्रांस की क्रांति के दौरान 1789 में बैस्टिल जेल पर लोगों ने धावा बोल दिया था। प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। वे भारत और फ्रांस की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा फ्रांस के जाने माने लोगों से बातचीत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति आज रात प्रसिद्ध लाउरे संग्रहालय में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। भारत की भुगतान व्यवस्था यूपीआई के बाजार विस्तार में तेजी लाते हुए प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि दोनों देश फ्रांस में इस भुगतान व्यवस्था का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये सुविधा एफएल टावर से शुरू होगी, जहां भारतीय पर्यटक मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए भारतीय मुद्रा में भुगतान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अध्ययन के बाद अब 5 वर्ष का वर्क वीजा दिया जाएगा। इससे पहले 2 वर्ष का वर्क वीजा दिया जाता था। श्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस की भागीदारी का मजबूत आधार जनसंपर्क है। उन्होंने कहा कि दोनों देश 21वीं शताब्दी में कई चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 वर्ष पहले भारतीय सैनिक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि फ्रांस के युद्ध में शामिल होने वाली रेजिमेंट में एक पंजाब रेजिमेंट राष्ट्रीय दिवस परेड में भाग ले रही है। इस वर्ष भारत और फ्रांस की सामरिक भागीदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसी साझेदारी को मजबूत और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए कल संयुक्त अरब अमीरात की ऐतिहासिक यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देने और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को मैं और मेरा से ऊपर उठकर हम और हमारे की भावना से काम करना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा में विशेष संबोधन दे रही थीं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनता बहुत ही उम्मीदों के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है। कई जनप्रतिनिधियों को बार-बार सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। जनता अपने जनप्रतिनिधि से बहुत प्रभावित रहती है। ये युग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलता है। एक युग था जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में क्या बोलते हैं, कभी कभी अपने पेपरों में और देखते हैं, कभी कभी पेपर भी उनके तक पहुंचता नहीं था। लेकिन आज घर घर तक यहाँ क्या चल रहा है, मेरे जनप्रतिनिधि जनता के लिए क्या करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। इसीलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को गुजारिश करना चाहती हूँ, चाल चलन के साथ साथ आचार विचार को जनता की दिशा में, जनता के द्वारा क्यों हम आए हैं, इसलिए जनता के लिए सोचना चाहिए।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों पर ही हमारे संविधान के आदर्श निर्धारित किए गए हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के संवैधानिक आदर्श सभी विधायकों के मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। यह पहला अवसर था जब किसी राष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा को संबोधित किया है। राष्ट्रपति का आज दोपहर सीकर के खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने का कार्यक्रम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्चिंग पैड से आज तीसरे चंद्रयान मिशन के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज दोपहर बाद लगभग 2:35 पर समाप्त हो जाएगी। तीसरे चंद्रयान मिशन के प्रक्षेपण की सफलता न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मिशन से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी विश्व स्तर पर भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए उपयोगी होगी। इस मिशन से पता चलता है कि भारतीय वैज्ञानिक इस क्षेत्र में प्रगति करने में काफी सक्षम हैं। LVM-3 रॉकेट इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 642 टन वजन का 43.5 मीटर लंबा रॉकेट LVM-3 प्रक्षेपण के मात्र 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 से अलग हो जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए 30 दिनों तक ओवल मार्ग से गुजरेगा। ये मिशन 3 चरणों पृथ्वी केंद्रित लूनर ट्रांसफर और चंद्रमा केंद्रित चरण में विभाजित किया गया है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर चंद्रमा की सतह का अध्ययन और प्रयोग करेगा। लैंडर के प्रक्षेपण के बाद पेलोड 3 से 6 महीने के बीच नष्ट हो सकता है। लैंडर और रोवर मिशन की अवधि 1 चंद्र दिवस या पृथ्वी पर 14 दिवस है। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करना और निकट की सतह तथा उसके घनत्व में परिवर्तन को मापना है। साथ ही दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापना और भूकंपीय गतिविधि का पता लगाना भी है। श्री हरिकोटा से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लेकर उत्सुकता व्यक्त की है। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 का आज प्रक्षेपण होगा। श्री मोदी ने ट्वीट में इस बात पर जोर दिया कि इस मिशन से राष्ट्र की उम्मीदें और सपने जुड़े हुए हैं। मिशन के बारे में श्री मोदी ने बताया कि पृथ्वी की कक्षा से गुजरने के बाद चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में भेजा जाएगा और ये चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कुछ हफ्तों में 3 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 में लगे वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे और हमें जानकारी देंगे। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज भी बाढ़ जैसी स्थिति और जल भराव की समस्या है। आज सुबह 11 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 208.35 मीटर से ऊपर था। यमुना बाजार, राजघाट, ITO, मजनू का टीला, सिविल लाइंस और गीता कॉलोनी में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। आज सुबह सराय काले खां के पास NH24 पर यातायात के बाधित होने की खबर है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को जल्द ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ के कारण 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान वर्षा से संबंधित घटनाओं में 19 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच राहत आयुक्त के निर्देश पर बाढ़ को लेकर जागरूक करने तथा इससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिलों में अनूठी पहल के तहत राहत चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में खासतौर पर पश्चिमी जिलों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 23 जिलों में इस मौसम में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई। संभल, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उन्नाव, अमरोहा, कासगंज और मेरठ जिलों में कल भी जोरदार बारिश हुई। संभल जिले में भारी बारिश की वजह से स्कूल आज बंद रखे गए हैं। मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर जिलों में 3700 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। मेरठ जिले में गंगा नदी पर बने एक अस्थायी बांध में दरार आने की वजह से 15 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उधर बिहार के विभिन्न इलाकों में पिछले 12 घंटों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने परामर्श जारी कर वर्षा के दौरान सावधानी बरतने को कहा है।
सिक्किम में कल शाम से लगातार बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंगन जिले में जोंगू क्षेत्र में मवेशियों और घरों को नुकसान पहुंचने की सूचना मिली है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का मंगन चुंगथांग खंड भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। राफोंग खोला, रिंगडांग और लेंथे खोला में मार्ग पर मलबे को साफ किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए सोरेंग और ग्यालशिंग जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। डोमिनिका में वेस्टइंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 312 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक यशस्वी जायसवाल 149 और विराट कोहली 36 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले रोहित शर्मा 103 और शुभमन गिल 6 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 150 रन बनाए थे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में छठी वरीयता प्राप्त ऑन श्जिबर और गैर वरीयता प्राप्त मार्केता वोंद्रुसोवा के बीच फाइनल होगा। कल शाम सेमीफाइनल में ट्यूनीशिया की ऑन्स ने दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की एरिना सेबेलेंका को 6-7, 6-4, 6-3 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की मार्केता वोंद्रुसोवा ने यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना को 6-3, 6-3 से पराजित किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज शाम शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्काराज का सामना तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डैनियल मेदवेदेव से होगा। अमेरिकी संसद ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में इस बात की पुष्टि की गई है कि अमेरिका भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अमेरिका ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा उसका क्षेत्र है। अब यह प्रस्ताव मतदान के लिए सीनेट में जाएगा। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7,200 से अधिक अमरनाथ तीर्थयात्रियों का 12वां जत्था आज तड़के जम्मू आधार शिविर से कश्मीर के बालतल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि कुल 7,245 तीर्थयात्री आज कड़ी सुरक्षा के बीच 266 वाहनों से भगवती नगर आधार शिविर जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में आज से शुरू हो गई है। 2 दिवसीय बैठक G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक से पहले आयोजित की जा रही है। FMCBZ की बैठक 17 और 18 जुलाई को गांधीनगर में आयोजित होगी। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आगामी G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक के संबंध में तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर केंद्रित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा और तैयारी की समीक्षा की गई। G20 की बैठक 26 और 27 जुलाई को होगी। इसके बाद 28 जुलाई को मंत्रिस्तरीय बैठक होगी, जो चेन्नई में आयोजित की जाएगी। कर्नाटक के हम्पी में कल से शुरू हुई G20 शेरपाओं की तीसरी बैठक में आज G20 सदस्य घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज सदस्यों ने कार्यसूची में शामिल विभिन्न विषयों पर विचार प्रस्तुत किए। G20 लीडर्स घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने में सहमति बनाने के लिए 2 सत्र चल रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में मुख्य अतिथि के रूप में बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए। भारतीय वायुसेना के विमानों सहित तीनों सेनाओं की टुकड़ियां परेड में भाग ले रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस भारतीय छात्रों को 5 वर्ष का पोस्ट स्टडी वीजा देगा। चंद्रयान मिशन 3 अब से कुछ ही मिनट में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित होगा। प्रधानमंत्री ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा, इससे देश की उम्मीदें और सपने जुड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी। डोमिनिका में वेस्टइंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 312 रन से आगे खेलेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।